हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है ना, वो आपकी जीके की रहेगी और साथ में हमने करंट अफेयर की भी बहुत सारे प्रश्न डाले हैं। देखो, मैराथन तो हमने परसों कराई थी, पर मुझे लगा कि अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर ना मैं क्वेश्चन बहुत सारे सिलेक्टेड करके और बहुत सारे छांट के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी प्रश्न संभावित हैं। अगर आपका भी आर्मी का एग्जाम है 30 जून से लेकर के, तो ये सभी प्रश्न आपको रट कर जाने हैं। इसमें करंट अफेयर के भी बहुत सारे डाटा मैंने ऐड किया है और साथ में जीके, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। चलो जी, सभी को जय हिंद और सभी को थैंक यू सो मच। हमारी जो फैमिली है, जो हमारी मैराथन क्लास चल रही थी उसी दिन पूरे की पूरे 1 मिलियन की हो गई थी। आप इतना सपोर्ट और प्यार के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद जी। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है। इसमें जीके और करंट के ही प्रश्न रहेंगे। 100 में से कम ना मैं आपको 80 प्लस प्रश्न राइट करने का टारगेट दूंगा, क्योंकि यहां पर जो आपके प्रश्न रहेंगे ना, इसमें कुछ करंट अफेयर के भी होंगे और बहुत सारे बच्चों ने उस हिसाब से करंट अफेयर नहीं भी पढ़ा हो शायद, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है जी। सारे प्रश्न ना सिलेक्टेड और टॉप नॉच इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान आ जाए जी सिमलीपाल नेशनल पार्क, और अगर आपके एग्जाम में आ जाए जी भीतरकनिका नेशनल पार्क, 2 ही नेशनल पार्क है यहाँ पे। इसके अलावा ना एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है जी चिल्का वन्य जीव अभयारण्य, अगर एग्जाम में ये आ जाए। या फिर एग्जाम में आ जाए साहब नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। अगर इनमें से आपको कुछ भी एग्जाम में दिखाई देगा, आप सभी का आंसर यहाँ पे ओडिशा होगा। क्या मेरे सभी भाई ने ओडिशा आंसर दिया है? आंसर मैच करिएगा जी। आगे बढ़ेंगे नंबर 2 पर। गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों से स्वतंत्र प्राप्ति हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगा है और ये प्रश्न ना आपके एग्जाम में आ चुका है। आंसर करेंगे साहब। एग्जाम में प्रश्न आता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। मेरे सभी भाई साथ साथ आंसर देंगे। अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, आपका आंसर क्या होगा साहब? दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया जी। गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? जब इसको आजाद कराया गया था ना, तो ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी। 1961, 1951 भी आ रहा है सर। इंडिया में माई कंट्री माई, अच्छा जी। सनातनी फैमिली, हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा देखकर। चलिए साहब देखो, गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया? कॉलिंग डिस्टर्ब करती है बस, और तो कुछ नहीं। चलें भाई, अब देखो साहब, आपको एक चीज याद रखनी है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा
को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। देखो साहब, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या पूछता है कि आजादी के बाद भी गोवा पर किसका शासन था, तो पुर्तगालियों का शासन था। अब क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद कराया गया, तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर। जो भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। और गोवा को जो राज्य का दर्जा है वो मेरे सभी भाई याद रखेंगे, 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। ये सभी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है साहब। नंबर 3 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां स्थित है। इस प्रश्न का एक बार सभी आंसर दे देंगे जी। चलिए साहब, जल्दी से आंसर देंगे। 1900 लाइव है जी, आपकी क्लास का लिंक आर्मी जीके 21 इंस्टा के ब्रॉडकास्ट पे डाल दिया है। 2.5 के मेंबर हैं वहां। बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, आंसर देंगे नंबर 3 का। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय आप कहेंगे गुरुजी कोलकाता संग्रहालय है, ऑप्शन ए करेक्ट है जी। नंबर 4 है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहां स्थित है जी। इसको LBSNA लिखते हैं साहब। जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं ना, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनका तो सपना होता है यहां पर जाना, यहां पर उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहां स्थित है, तो याद रखना मेरे भाई, उत्तराखंड के मंसूरी में है। जो भी यहां पर ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं जी। नंबर आपके सामने 5 है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखो, शुरू के 15 प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, परंतु मैं जो प्रश्न लाया हूं ना, हमेशा मेरे प्रश्न सिलेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्लास में कुछ भी डाल दूंगा भाई, सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। यूनिसेफ दिवस देखिए साहब कब मनाया जाता है। आप कहेंगे सर जी 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ का अगर एग्जाम में हेडक्वार्टर आ जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा जी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। जैसे 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, आप कहोगे गुरुजी एयर फोर्स डे मनाते हैं साहब, है ना। इंडियन एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा जी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 स्क्रीन पर आपके, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस स्थान पर है। दूसरा प्रश्न बताएंगे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साहब। ये मंदिर वाले प्रश्न ना बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे जी। तुक्का समाज, ये तुक्का समाज से ना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तुक्का लगाना है नहीं लगाना है, तुक्के से कोई काम नहीं चलता भाई। ना आज तक तुक्के सिलेक्शन हुआ है किसी का, ना जिंदगी में कभी होगा। इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मेरे तो मॉक टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्के लगा करके आप 30+ क्वेश्चन ठीक करके दिखा दो। ठीक है, सिलेक्शन होगा मेहनत करने से। इधर उधर की फालतू की वीडियो देखोगे तो भैया कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला साहब। ठीक है ना, मेहनत करिए, अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छा खाना खाइए, नींद लीजिए, टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहां पर है जी, बताइए जल्दी से। इसका जो निर्माण है जी वो राजा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया। बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है साहब। इसको राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये कहां पर है साहब। आप कहोगे गुरुजी तंजावुर तमिलनाडु में है, ऑप्शन आपने बी आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। डैश के खेल में ट्विडल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये बताइए नंबर 7। बफरिंग, ये बफरिंग का कमेंट कर रहे हैं, बफरिंग हुआ है क्या। हाँ जी, अरे भैया बफरिंग सही में हो रहा है या ऐसे ही कमेंट आ रहे हैं बफरिंग के। अगर ऐसे ही कमेंट आ रहे हैं तो बहुत गलत बात है भाई, मेहनत करके आए हैं क्लास में, और अगर आप ऐसे ही कमेंट करते रहोगे तो फिर नहीं बात बनेगी। ठीक है, हमारा तो ध्यान पढ़ाई से हट करके कमेंट पे चला जाएगा। और देखो बफरिंग नहीं हो रही है पर आप लोग बफरिंग कमेंट कर रहे हैं। नहीं हो रहा है सर बफरिंग, नो नहीं है सर।
चलो जी, बफरिंग नहीं है ना, तब ठीक है। अब देखो साहब, मैंने आपसे बोला है ट्विडल शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है। आप सभी का आंसर यहां पे आएगा सर जी, टेबल टेनिस जो है वो ट्विडल शब्द जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। अब टेबल टेनिस से प्रश्न आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी है जिनका नाम है जी मनिका बत्रा। अगर एग्जाम में आ जाए मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, आप सभी कहेंगे जी टेबल टेनिस से है। दूसरी बात, टेबल टेनिस में ना एक कप आता है जिसका नाम है जी कार्बोलिन कप। अगर एग्जाम में कार्बोलिन कप आ जाए, अगर एग्जाम में आपके स्वेथलिन कप आ जाए, कौन सा कप, स्वेथलिन कप आ जाए, या फिर आपके एग्जाम में आ जाए मेरे भाई जया लक्ष्मी कप, अगर इनमें से आपको कोई भी कप एग्जाम में दिखाई देगा, आप सभी का आंसर क्या होगा मेरे भाई, टेबल टेनिस होगा। चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए नंबर 8 देखेंगे स्क्रीन पर कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड आंसर देंगे सभी भाई। चितरंजन दास, चलो भाई आपका नाम ले लिया है। अगर आप नाम लेने के लिए बफरिंग कमेंट कर रहे हो, आप खुश है, बहुत बढ़िया संस्कार है, क्या बात है जी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है साहब। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सैन्य अकादमी कहां स्थित है। अगर आप लोग इंडियन आर्मी की वाकई में तैयारी कर रहे हैं और आपने इस प्रश्न का आंसर गलत बता दिया तो बहुत पीछे चले जाओगे। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई, कृपया करके मुझे इसका भी आंसर करेंगे सभी। साइंस वाली मैराथन कब आएगी उसके बारे में भी बता देता हूं जी। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई। आंसर साहब जल्दी देखो, ध्यान से समझना। अगर सैन्य अकादमी की स्थापना बोलेगा 1 अक्टूबर 1932 आपका राइट हो जाएगा साहब, ठीक है ना। और ये जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, नई दिल्ली आंसर नहीं करना, ठीक है। चलो नंबर 10 पे देखेंगे, भारत के किस नगर को पूरब का सिराज भी कहा जाता है। कई जगह आपको पूरब के सिराज की जगह आप कहोगे सर जी हमें ना सिराज ए हिंद भी देखने को मिला है। तो पूरब का सिराज कहें या सिराज ए हिंद कहें, क्या आंसर होगा। जौनपुर, नागपुर, लखनऊ या जमशेदपुर, आंसर दे दो मेरे भाई जल्दी से जी। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया जी, गुड। कामयाब होकर उसकी कीमत घटा देंगे, वो वाली शायरी, कोई बात नहीं भाई। सुनो मेरी बात भाई, मैं ये सोच रहा हूं कि एक बात बताओ, कल या तो हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस कर लेते हैं साहब, ठीक है, या फिर मैं आपको कल दे देता हूं जी रीजनिंग की मैराथन क्लास। कल रीजनिंग की मैराथन क्लास, क्योंकि जो आप लोग साइंस की मैराथन कमेंट कर रहे हो ना सर जी, साइंस की जो मैराथन क्लास है वो आपकी कब आएगी। तो मेरे भाई ये जो हमारी साइंस की मैराथन होने वाली है ये परसों आएगी साहब। ये आपकी 26 जून सुबह 11 बजे आएगी जी। बिल्कुल टॉप नॉच सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें भी लेकर आएंगे। 26 जून सुबह 11 बजे आपकी परसों जो है वो साइंस की मैराथन होगी। अब कल या तो मैं आपको एक मॉडल पेपर करा दूं बिल्कुल दमदार, या फिर कल भी मैं आपको जीके के 100 प्रश्न करा दूं। कल आपको मैं 3 चीजें पूछ रहा हूं, या फिर जीके के टॉप 100 क्वेश्चन करवा दूं या रीजनिंग की मैराथन करवा दूं। परसों का तो फिक्स है, परसों 26 जून को आपकी सुबह 11 बजे साइंस की मैराथन होनी ही होनी है जी। चलिए एक बार आंसर देंगे इस प्रश्न का साहब। मैथ की मैराथन क्लास तो देखो कल रात हो गई है जी। जिसने मैथ की क्लास देख ली है मैराथन, बहुत बढ़िया है, कल रात को मैथ की मैराथन क्लास रिकॉर्डेड में डाल दी है। वो तो कुलदीप सर ने कराई है, हो गया है। अब क्योंकि ना कुछ कुछ कीड़ा मुझे भी काटता है मैथ करवाने का, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको एक मैथ की मैराथन आपको मैं भी करवाऊंगा, ठीक है ना। साइंस के बाद हमारी ना करंट अफेयर की मैराथन होगी, ठीक है साहब। अब देखो जी, भारत के किस नगर को पूरब का सिराज सिराजे हिंद कहते हैं। आप सभी का आंसर जौनपुर आया है ना, बिल्कुल करेक्ट है साहब। अब इधर मेरी बात सुनो, नागपुर को कहा जाता है जी ऑरेंज सिटी, और नागपुर को बोलते हैं मेरे भाई टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सारे फैक्ट आपको पता है ना।
टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर है। भारत की श्रिम्प राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, सभी को पता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए साहब। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, स्टील सिटी कहते हैं साहब, इस्पात नगरी कहते हैं जी। जमशेदपुर को टाटा नगरी भी कहते हैं साहब। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, 2300 लाइव है, शाबाश, बहुत बढ़िया जी, वेरी नाइस। जिसने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करेंगे सेशन को, और इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो भाई, हमने मॉडल पेपर किए थे 89 के, मुझे नहीं पता था कि 89 करने पर आप लोग इतना बवाल मचा दोगे। मतलब पिछले 2 दिन में, पिछले जो 4 महीने में हमने सेल नहीं किए हैं, आपने परचेज नहीं किए हैं, वो पिछले 2 दिन का आंकड़ा है। ठीक है, अभी भी आप सभी के सपोर्ट को देखते हुए, और हमारा क्योंकि 1 मिलियन का परिवार संपन्न हुआ है, ये मॉडल पेपर अभी भी आपको 89 के मिल रहे हैं जी। ये आज और कल के लिए मैं फिर से प्लान कर देता हूं, ठीक है ना। जिसने भी नहीं लिए हैं, इसके अंदर आपको 2023 और 2024 के क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है साहब, बिल्कुल कंप्लीट। बस मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पेपर एनालाइज जरूर करिएगा, पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखना है। और मैंने जो सॉल्यूशन डाला है ना, एक प्रश्न से आपके 5 प्रश्न जो कवर किए हैं, और वो प्रश्न जो एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने वो कवर किए हैं साहब। ठीक है ना, सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे इस मॉक टेस्ट में 50 में से 35 या 35 प्लस पे जा रहे हैं, एग्जाम में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे साहब। कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। अब डरना नहीं है भैया, सिर्फ 5-6 दिन की बात रह गई है, 6 दिन का संघर्ष रह गया है, अब तो रगड़ देना है। हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। एग्जाम जाने से पहले कम से कम 10 से 15 टेस्ट लगाकर जाइएगा साहब। और आगे टीए की भर्ती भी आने वाली है, वही सुनने में आ रहा है। इसके अलावा हमारी स्टैटिक जीके की बुक ये अभी भी 79 की है। हमारी जो ये साइंस वाली बुक है ना, इसके अंदर साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सारे रगड़ देने आपको 1500 प्रश्न। ये स्टैटिक जीके आपने अब तक 3 से 4 बार पढ़ लिया होगा। और जो कॉम्बो पैक है, ये कॉम्बो पैक सिर्फ 89 रुपीज का ही है। अगर आपको दोनों लेना है तो दोनों ले सकते हैं। ये दोनों आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए हैं, ये बताइए। देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है। 2 प्रश्न सुनिएगा। देखो साहब, पहली बार एशियाई खेल भारत में कब हुए, ठीक है। और एक बार ना एसएससी जीडी मैंने एक प्रश्न और देखा था, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कब की? दूसरी बार भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कब की? एशियाई खेलों की मेजबानी ये कब की? ये दोनों प्रश्न बताएंगे। ये राष्ट्रमंडल खेल है और ये एशियाई खेल है साहब। आंसर एक बार जल्दी से करिए, देखिए जरा कितना आपका स्कोर बन रहा है। आईफोन वाले गूगल पे जाके सर्च करेंगे शुभम क्लासेस, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहां से परचेज कर लेंगे साहब। शाबाश, बहुत बढ़िया जी, शानदार, गुड। आंसर आने लगा है। न्यू दिल्ली, कोई 2012, कोई 1951। अब इधर देखो जी, वर्तमान में कौन क्या है वो अच्छे टॉपिक रह गया ना, कल कर लेते हैं। वर्तमान में कौन क्या है, कल सारी बात छोड़ दो, देख लेते हैं साहब, है ना। देखो भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे, तो आप कहोगे भारत में तो राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुए थे साहब। और अगर आ जाए कि सर ये पहले कहां हुए थे, तो पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे साहब, हैमिल्टन कनाडा में। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, ये आप सभी याद रखिएगा मेरे भाई, है ना। चीजें क्लियर हो गई हैं। पहली बार भारत में एशियाई खेल आयोजित हुए थे साहब 1951 में, और 1951 में एशियाई खेल पहले ही थे, जो कि भारत से ही शुरुआत हुई थी। दूसरी बार भारत ने ना 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। ये वाला प्रश्न स्पेशली याद रखिएगा। नंबर 12 देखेंगे जी, सिलेक्टेड प्रश्न। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था, ये बताइए जी। मैंने आपको यह बता दिया है कि गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा था साहब, जफरनामा जिसे विजय पत्र कहते हैं साहब। और गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये वाला प्रश्न भी मैं आपको करा चुका हूं साहब, है ना। आप देखो जी, अगर बोलेगा अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, तो आपका आंसर आएगा हरगोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन आपने सी को आंसर देना है। बात समझ में आ गई?
चलिए फिर नंबर 13 देखिएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया है जी। अब योजनाओं से जो आपके एग्जाम में प्रश्न अब आने लगे हैं साहब, ठीक है। तो भैया जी हमने योजनाएं इस बार आप इस क्लास में 4 से 5% डाले हैं, मैराथन में भी डाले थे और इसमें भी डाले हैं। रोज योजनाएं वही डाली हैं भाई जो आजकल एसएससी के एग्जाम में कभी आई हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम में पूछी गई हैं, कोई हार्ड योजनाएं नहीं हैं। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब शुरू हुआ है? आप कहोगे सर जी 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जी। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, धनवंतरी भारत में किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? इसका आंसर दीजिए। जबरदस्त, दमदार और धुआंधार प्रश्न। रात को मैथ की क्लास ने मजाक कर दिया है जी, बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, सांचेत आई एम बिग फैन, थैंक यू सो मच भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दिया करो, मेहनत करिए भाई, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस और कुछ नहीं। रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन प्रैक्टिस और कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर की पिछले एक साल की मैं आपको बेस्ट टॉप 100 या टॉप 150 जो भी प्रश्न बन सकेंगे वो मैं आपको एग्जाम से पहले कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है भाई, ठीक है ना। करंट अफेयर मैं आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले। देखो किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? तो आप कहेंगे जी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है जी। धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे। मेरे सभी फौजी भाई ये जरूर याद रखिएगा, ये क्लियर है जी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? आंसर मेरे फौजी भाई क्या देंगे जल्दी से साहब? देखो जी, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? आपका मेरे फौजी भाइयों ने अगर इसका आंसर यहां पर ओडिशा सॉरी इसका आंसर अगर झारखंड दिया है, बिल्कुल करेक्ट है जी। अब देखो जी, रही बात ओडिशा की तो ओडिशा में जो है ना वो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है वो ओडिशा में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इन दोनों से प्रश्न आएंगे कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य ओडिशा, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य ओडिशा है जी। चीजें क्लियर है? चलिए साहब, जैसे गुजरात क्या है जी, गुजरात में कपास आता है सबसे ज्यादा। गुजरात जो है वो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये चीजें याद रखने वाली हैं, एग्जाम में डायरेक्टली आती हैं साहब। नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है जी? 20 प्रश्नों के बाद से करंट अफेयर्स के भी प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, कम से कम 30-35 होंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए जी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 से हमेशा से प्रश्न बनते आए हैं, क्या पता इस बार भी बन जाएं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में साहब, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है जी? तो आप कहेंगे गुरुजी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 53 हमें बताता है साहब, है ना। और अनुच्छेद 48 क्या है मेरे भाई? अनुच्छेद 48 है जी कृषि व पशुपालन का गठन। कृषि व पशुपालन से। नंबर 17 स्क्रीन पर, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? यह वाला प्रश्न आपका आर्मी के 2021 के एग्जाम में आया था, आंसर देंगे जी। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो। 17 नंबर। सर ये क्लास कब तक चलेगी? अब 1.5 घंटे के आसपास तो चलेगी ही ये क्लास, है ना। 100 प्रश्न है इसमें, आपको जीके भी है और करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर तो अभी तक नहीं आया है, पर करंट अफेयर के इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न है जी, है ना। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? आंसर मेरे सभी फौजी भाई, अंतिम प्रहार है। जितना कंटेंट मिल जाए कंज्यूम करते रहो, बस एफर्टलेस कंटेंट मिलना चाहिए आपको, अपनी तरफ से नया मत पढ़ना। समझ गए बात को? हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो ये एफर्टलेस कंटेंट है आपके लिए, आप देख करके पढ़ रहे होंगे, सीधा आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे चीजों को, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को? अगर आप खुद से नए प्रश्न ढूंढेंगे, नए प्रश्न में आप करंट अफेयर पढ़ो ना, करंट अफेयर जरूरी है। करंट अफेयर देखो पिछले 1 साल के तो मैं आपको करवा दूंगा,
है ना। इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, एक टॉपिक आपका ये बच रहा है, ये करवा देंगे। देखो साहब, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी का नाम क्या है, जामनगर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आप कहोगे गुरुजी डिगबोई से प्रश्न आता है एग्जाम में। डिगबोई रिफाइनरी असम में है, जो कि 1901 में बनी थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारत की पहली तेल रिफाइनरी है साहब, भारत की पहली तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो आप कहोगे गुरुजी डिगबोई असम। ऐसी जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है ये गुजरात में है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहां है, गुजरात में है। रत्नागिरी वाला कहां पर है, तो ओडिशा में है। ये सारे के सारे प्रश्न अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मेरे फौजी भाई, 18 नंबर, पंडित राम नारायण का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, बताइए। अंकित चौधरी, बफरिंग तो देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। YouTube के कमेंट ओपन नहीं हो रहे हैं, कभी कभी वो चल सकता है, पर बफरिंग नहीं है क्लास में, क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है जी, ठीक है जी। 1 मिलियन की मुबारक कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच। आंसर करेंगे जी। देखो साहब, मैं जो प्रश्न बताऊंगा ना, ये डिटेल आपको इतनी ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी, है ना। पंडित राम नारायण, मेरे साथ साथ आंसर दो। आपके दिमाग में पंडित राम नारायण आ गया, बोलोगे हाँ जी पंडित राम नारायण, ठीक है। इसके बाद याद रखना साहब, उस्ताद शकूर खान, उस्ताद बिंदा खां, उस्ताद लगा लीजिएगा, है ना जी। उस्ताद बुंदू खां, करीम खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। अगला प्रश्न आता है जी, गोपाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, गोपाल मिश्र। पंडित राम नारायण, शकूर खान, सबीर खान, बिंदा खान, उस्ताद बुंदू खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान और गोपाल मिश्र और सबीर खान। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या इसको याद कर लो। देखो मैं ऐसे लिखता हूं ना, तो आपके दिमाग में ना आपको पता नहीं चलता है, ये यही सेम टू सेम नाम रिपीट हो जाते हैं बारी दर बारी, ठीक है ना। इन सभी का संबंध सारंगी वादन से है, ये सारंगी वादन के प्रमुख कलाकार हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए जी, नंबर 19 स्क्रीन पर देखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है जी। आज की क्लास मैंने मैराथन करा दी है, पर फिर भी अभी भी ऐसे प्रश्न मुझे लग रहा था मैराथन कराने के बाद भी कि भैया ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको आने चाहिए, और अगर आपको आते हैं तो आपकी रिवीजन होनी चाहिए। तो मैं सिलेक्टेड प्रश्न और टॉप 100 लेकर आया हूं। आंसर देंगे जी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है। देखो राजमुंद्री में क्या है साहब, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा समझ जाएंगे, है ना। मैसूर में कौन सा है, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है जी। अब ये प्रश्न नहीं गड़बड़ करेंगे कोई भी, ये प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जिस दिन ये मनाया जाता है उसी दिन नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं साहब। देखो 7 दिसंबर क्या बताया है जी, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 अप्रैल को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है जी। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, और 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। अब मेरी बात सुनो भाई सभी ध्यान से, हम लोग लाइव कितने हैं इस समय, 2500 हम लोग अभी लाइव हैं, बहुत बढ़िया है साहब। मॉडल पेपर नहीं खुल रहा है, परचेस करने के बाद सबसे नीचे एप्लीकेशन में आपको माई कोर्स दिखाई देगा, उस माई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। अब ईमानदारी से बताना, छत्तीसगढ़ राज्य मैंने आपसे पूछ लिया है, अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि झारखंड की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं जी, छत्तीसगढ़ वाला भी और झारखंड वाला भी। अग्निवीर में तो सिर्फ झारखंड वाला आया है, छत्तीसगढ़ वाला अग्निवीर से पहले आया था। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब, और प्रश्न यह है कि किससे अलग हुआ था साहब, किससे अलग हुआ था। एक और प्रश्न लिख लो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि राज्य है आपका तेलंगाना, तेलंगाना की स्थापना कब हुई और ये किससे अलग हुआ था, ये भी मुझे बताएंगे साहब, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मेरे फौजी भाई, इसका आंसर देंगे एक बार तब आगे बढ़ेंगे अपन।
तेलंगाना 2 जून 2014। तुक्का समाज की तरफ से गुज्जर ब्रांड, आपका तुक्का बड़ा खतरनाक है भाई, है ना। आपने तो नाम भी तुक्केबाज रखा हुआ है अपना। विनीत तिवारी, गुरुजी आपकी वाइफ बहुत क्यूट थी, थैंक यू भाई। चलें भैया जी सॉल्यूशन पर। आंसर आ गया है साहब 1 नवंबर 2000 एमपी से अलग हुआ है। बहुत बढ़िया जी। अब देखो जी सॉल्यूशन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है आपने अगर 2000 दिया है, सही है साहब। देखो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ जो है ना ये एमपी से अलग हुआ है। ये वाला प्रश्न स्पेशली याद रखिएगा साहब, है ना। अब झारखंड की बात कर लें तो आप कहोगे सर जी जो 15 नवंबर 2000 है, झारखंड की स्थापना भी 2000 को हुई थी, परंतु ये जो झारखंड है ये बिहार से अलग हुआ था साहब। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। ऐसे ही तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुई थी साहब। और ये जो है ना ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था जी। तेलंगाना किससे अलग होकर एक नया राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश से होकर अलग एक नया राज्य बना है। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा प्लीज आप लोग गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है ये बताइए जी। वो एक शायरी है ना कि अर्ज किया है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, साथ में सफर का भी तो मजा लीजिए। कि मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, साथ में सफर का भी तो मजा लीजिए। और ये इश्क विश्क से दूर ही रहिएगा, फिर भी कोई मिल जाए तो चुपचाप पटा लीजिए। साइंस की मैराथन आपकी परसों होगी भाई 26 तारीख को। 26 जून सुबह 11 बजे मेरे सभी भाई रेडी रहेंगे। आपकी जनरल साइंस की मैराथन आने वाली है 26 जून यानी कि परसों सुबह 11 बजे। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है भाई? हाँ जी, जिसने भी यहां पे नागपुर दिया है बिल्कुल सही दिया है। देखो पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है? आप कहोगे सर जी वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में है जी। कोलकाता में कौन सा है जी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए जी नंबर 23 स्क्रीन पर कि वर्तमान में भारतीय सेना की कुल कितनी कमान कार्यरत है ये बताओ साहब। वर्तमान में भारतीय सेना की कुल कितनी कमान कार्यरत है? अब मैं यहां पर कमान के नाम नहीं बताऊंगा, है ना, कि भैया उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर, पश्चिमी कमान चंडी मंदिर, पूर्वी कोलकाता, मध्य लखनऊ, प्रशिक्षण कमान शिमला है। ये सब आपको बता चुके हैं, ये सब आपको आते हैं। मुझे बताओ टोटल है कितनी? तो टोटल आप कहेंगे सर जी 7 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो 24, इंडिया विजन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है जी? बहुत जबरदस्त प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे फौजी भाई दबा के, चलिए। थाला फॉर ए रीजन, अच्छा जी 7 थाला फॉर ए रीजन, वाह शाबाश, वाह भाई, हर चीज में घुसा दो। जिसने सेशन लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर देंगे जी। इंडिया विजन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? चलिए अब देखिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, पर जाना नहीं है। देखो एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है जी इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। एक इनकी पुस्तक आती है बहुत फेमस, मेरे जो भाई मेरे से क्लास ले रहा है ना, अगर इनमें से कोई भी पुस्तक आ गई और आप क्लास लेने के बाद भी गलत कर पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। फिर अगले साल का इंतजार करोगे क्या? आते हुए एक भी प्रश्न गलत हो गया आप 20,000 बच्चों से पीछे हो जाओगे। ना आता हुआ प्रश्न में मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने आपको वो सब बताया है, जब एग्जाम से एक दिन पहले फिर बताऊंगा। ठीक है, देखो नीरज सिंह चौधरी की एक पुस्तक है जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो मैं शॉर्टकट में अननोन इंडियन लिख देता हूं, अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। शशि थरूर की द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पुस्तक। चेतन भगत, शशि थरूर मैंने मैराथन में करवाई है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब बताओ, मैंने क्या कहा था कि भैया भारत रत्न से ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, पूरी डिटेल बताई थी मैराथन क्लास में।
बिल्कुल सही आंसर आ जाना चाहिए अब। ठीक है, नंबर 25 विंग्स ऑफ फायर भी है जी ज्योति मौर्य, बिल्कुल। सर मेरे दोस्त कह रहे हैं पहले दिन का पहली शिफ्ट का आसान आता है। देखो भाई, जो पहले दिन पेपर देने जा रहा है ना, ये आसान टफ तो क्या है, जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता है वो टफ है। बस ऐसा होता है कि कुछ हम लोग हैं, कुछ आप लोग सहयोग करते हो। हम लोग प्रश्न यूट्यूब पे सॉल्व करवा देते हैं और बच्चों को लगता है कि अभी अभी आसान पूछ लिया, हमारी शिफ्ट में टफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किसी शिफ्ट में आसान आएगा, किसी शिफ्ट में टफ आएगा, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, कुछ आपका लक भी है भैया, आसान पेपर में फंस रहे हो या टफ में फंस रहे हो, पर अगर आप इन चीजों पे दिमाग दौड़ाओगे तो ये पढ़ो लिखोगे कब? कुछ भी है, आसान है या टफ है, बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, एक हफ्ते की बात है, ये सबसे दिमाग हटाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, देखो 2024 में मैंने आपको बताया तो था, कपूरी, ठाकरे, पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन है, टोटल 5 व्यक्तियों को मिला है, याद है ना? अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया है? बढ़िया और जबरदस्त प्रश्न है, नंबर 26 आंसर दे दो। हाँ जी, आर्मी स्टडी जी की 12 घंटे की हुई थी, बिज्जू सर की बिल्कुल हुई थी भाई। पढ़ा हो तो कोई टफ नहीं है, बात सही है आपकी, अगर पढ़ा है तो कोई टफ नहीं है, पर फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे एग्जाम में दिखते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं या बिना पढ़े हुए आ जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आपने मेरी ई बुक से पढ़ा है, आपने मेरे टेस्ट सीरीज लगाई है, इतना आपने काम कर लिया है, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से, हमारे अंदर भी तो कुछ एक्सपीरियंस होगा ही, और एक्सपीरियंस तो यहां दिखता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी आपसे प्रश्न सोल्व नहीं हो रहे हैं ना, तो जो जो नॉर्मली तैयारी कर रहा है वो आपसे आगे निकल पाएगा क्या? वो कभी भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो भरोसा रखिए खुद पर, मुझ पर, अपनी तैयारी पर और आगे बढ़िए। विवेकानंद जी ने 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, और ये कहां हुआ था साहब? अगर ये पूछ लेगा तो ये शिकागो में हुआ था, शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट, 27 नंबर देखिए जी, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा राज्य का था, मैंने ये बता दिया पहले ही। इसका बाल लिंग अनुपात था कितना, ये आप लोग मुझे बता दो। ठीक है, अब ये जो बाल लिंग अनुपात की बात करेंगे ना, ये 0 से 6 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे होते हैं या इससे कम के बच्चे होते हैं, उनकी जो जनगणना का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो है, उसे बाल लिंग अनुपात कहते हैं, है ना? अब हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है है कितना? आप लोग कमेंट करेंगे। गलत, गला खराब है, हाँ जी थोड़ी बहुत दिक्कत है, चलती रहती है। क्या बात है, अन्नू भारद्वाज, रुखसाद खान, उम्मीद तो यही थी आप लोगों से, शाबाश। देव सरोन, मनोज प्रजापत, आर्मी गर्ल, अरे भगवान, कैसे करोगे एग्जाम में? 50% के सही आ रहे हैं, 50% के गलत आ रहे हैं मेरे भाई। मैंने आपको बाल लिंग अनुपात बोला है, ये 879 तो हरियाणा का लिंग अनुपात है जी, सबसे कम। हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम 879 है, मैं आपकी बात मान गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011, ये क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू 2011, पर 834 जो है वो हरियाणा का बाल लिंग अनुपात है। हरियाणा का लिंग अनुपात भी सबसे कम था और बाल लिंग अनुपात भी सबसे कम था साहब, ठीक है ना? हरियाणा का बाल लिंगानुपात जो है ये कितना है जी? आप कहोगे गुरुजी 834 है, इसमें 2 8 7 9 आंसर आ रहा है आपका। अरे भाई क्यों ऐसे काम कर रहे हो? लास्ट टाइम चल रहा है ये 972 भैया जी, अरुणाचल प्रदेश का है। मैंने को लग रहा है ये प्रश्न मैंने आपको 10 बार प्लस करवाया होगा। अरुणाचल प्रदेश का है साहब बाल लिंग अनुपात। अब आप कहोगे सर जी अरुणाचल प्रदेश का क्यों बता रहे हो, हम सारी स्टेट का याद रखेंगे क्या? नहीं, पर अरुणाचल प्रदेश का बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है साहब। 618 क्या है साहब? 618 दमन और दीव, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सबसे कम है बाल लिंग अनुपात, नहीं जिसका सबसे कम लिंग अनुपात है। जहां मैं लिंग अनुपात लिख रहा हूं वो लिंग अनुपात है, जहां मैंने बाल लिंग अनुपात लिखा होगा वो बाल लिंग अनुपात है। मैंने आपको सब कराई है, 2011 की जनगणना तो पूरी डिटेल से कराई है, फिर भी गड़बड़। 28 नंबर देखिएगा, यहां पे आंसर कर दिया ना सभी ने, ऑप्शन बी आंसर है देवताओं। 28 नंबर देखो, इनमें से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है? चलो ये बताओ जल्दी से जी, 28 नंबर।
चलो साहब थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ऐसे नहीं बात बनेगी। इनमें से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है? आप कहोगे गुरुजी कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम आप कहोगे सर जी दीनदयाल उपाध्याय। सिंपल है ना, दीनदयाल उपाध्याय। अब याद रखना कांडला बंदरगाह है कहां पर? गुजरात में है। और कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह भी है, ये भी याद रखिएगा। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी याद रख लेना है सभी को, ठीक है। 29 नंबर देखो, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? यह हेलसिंकी वाला प्रश्न 2023 में ही आया है। आर्मी अग्निवीर 2023 में हेलसिंकी किस देश की राजधानी है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। हमने एनालाइज भी कराया था अपने यूट्यूब चैनल पर। बताइए साहब, दक्षिण कोरिया की राजधानी, मेरे साथ साथ आंसर देंगे फौजी भाई। 1 2 3, दक्षिण कोरिया की सियोल। अगर आप किसी लाइब्रेरी में देख रहे हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं, आंसर दो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। वियतनाम की राजधानी हनोई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बहुत बढ़िया साहब, ठीक है। चलो नंबर 30 देखिए। अब नंबर 30 है जी, भारत की आजादी के बाद भी पुडुचेरी पर डैश शासन जारी रहा। देखो एक तो भारत आजाद हुआ था तो जो गोवा है, गोवा पर भी पुर्तगालियों का शासन था, उनसे 19 दिसंबर 1961 को छीना गया। अब ये पुडुचेरी पर किसका शासन था साहब, है ना? और पुडुचेरी को कब आजाद करवाया गया ये मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से भाई देख तो लें क्या तैयारी है, कहां है जी। मैराथन का पीडीएफ डालेंगे मेरे भाई। एक्चुअली क्या है ना, वो 300 पेज की पीडीएफ बन रही है और 300 पेज हमारा ये डिजिटल बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब उनकी मैंने फोटोज खींच ली हैं, उनको फोटोज को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आज डाल दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा काम उस पर ज्यादा हो गया इसलिए अभी नहीं आई थी जी। बताओ साहब जल्दी से जी, पुडुचेरी को कब आजाद करवाया गया? इतना सोचोगे तो बात कहां बनेगी। मैंने क्या कहा था आपको? हाँ जी, पुडुचेरी को कब आजाद कराया गया है? पुडुचेरी को 1954 में फ्रांसीसियों से आजाद करवाया गया। कब आजाद कराया गया था? 1 नवंबर 1954। ये 1954 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का मुख्यालय कहां है और साई की स्थापना कब हुई है? ये सबसे जबरदस्त प्रश्न है जी। मैं कह रहा हूं कि मैराथन क्लास तो मैंने करा दी है पर अभी अंदर संतुष्टि नहीं हुई है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं सारे सेलेक्ट कर करके ऐसे बीन बीन के लाया हूं, यूपी में बोलते हैं बीनना, बीन बीन के सारे प्रश्न लाया हूं, एकदम महीन महीन बीन बीन के बाबू, ठीक है। साइक की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है जी। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार हैं जी? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है ये बताओ जल्दी से सभी मेरे भाई। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे एक बार ये भी बता देंगे तो और मजा आ जाएगा। मैंने आपसे महिला भी पूछ लिया है। सर क्वेश्चन नंबर 15 गलत है, देख लेते हैं भाई। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष, क्वेश्चन नंबर 15 चेक कर लेते हैं अगर आपको गलत लग रहा है जी। अच्छा जी 1927 तन्वी, ओके। ये 1927 में शुरू हुआ ग्रैमी पुरस्कार। 1929 पहले भारतीय कौन थे जी? पंडित रविशंकर। 1968 में मिला था इनको, ठीक है। और तन्वी शाह को मिला था जी जय हो के लिए, ये पहली महिला थी साहब। तन्वी शाह को जय हो के लिए मिला था, ये पहली महिला थे जी। सर जी बीच में ऐड आ जाता है भैया, क्या करें ऐड आ जा रहा है, अब आप ही बताओ। हाँ जी, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत आप लोग 1958 दे रहे हैं, ठीक है। 1958 गड़बड़ है जी। 1929 लिखा है मैंने, ये भी गड़बड़ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया कि सर 1929 गड़बड़ है।
1929 ग्रैमी पुरस्कार है ही नहीं। कमेंट वही चेक करो, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया कि 1929 जो है वो गड़बड़ है। देखो मिलता जुलता टाइप कर देते हैं, थोड़ा देखना भी पड़ता है, आप लोग बताते नहीं हो ना। ये 1959 है, 1929 मिलता जुलता आपने हाँ कर दिया। अगला प्रश्न देखो साहब, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है जी? आप कमेंट आ रहे हैं, आप क्या करोगे कमेंट करके? 1927 आंसर दे रहे हो आप, लो भाई। अब 1927 कहां से आ गया इसमें? ग्रामीण पुरस्कार 1959 है। सुपर चैट मत देना मेरे भाई। देखो जी, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं जी। मणिक साहा किसके हैं साहब? आप कहोगे गुरुजी ओडिशा के हैं। सीएम ऑफ ओडिशा मणिक साहा हो जाएगा साहब। प्रेम सिंह तमांग कहां के हैं जी? तो आप कहोगे जी प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये सिक्किम के हैं जी। कहां के हैं? सिक्किम के हैं। ऐसी आपसे अगर एग्जाम में आ जाए जी एन चंद्रबाबू नायडू, मैंने आपको ये सीएम एंड गवर्नर सब कराए हैं, ये एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये आंध्र प्रदेश के हैं साहब। बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। गड़बड़ हो गया है? ये क्या बात हुई? एक मिनट, कौन सा नंबर है? 33। कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ओके है। चलो जी, नंबर 34 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये बताइए जी। ओडिशा का मोहन चरण मांझी होगा। हाँ भाई, ओडिशा का मोहन चरण मांझी है। एक मिनट, ये पीडीएफ किसने सेट किया है यार? ये इतना गड़बड़, आज इतना माइंड डिस्टर्ब हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, तबीयत थोड़ी सी ढीली है। मणिक साहा मैंने उड़ीसा कर दिया, ओडिशा के पहले थे मणिक साहा, छोड़ दो। ओडिशा के मोहन चरण मांझी है जी, ठीक है। आज तो भैया माइंड ही अजीब हो गया बस। चलो खैर कोई बात नहीं, 33 है ना हमारा। चलो साहब, ये देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है जी? क्या नाम है ये? गॉडसन बीएसके। मेरे भाई पिछले 5-6 महीने से आप लोग क्लास देख रहे होंगे कम से कम, ठीक है। जो डिटेल से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, जितनी डिटेल दिमाग में है उतनी डिटेल, बहुत आसान काम नहीं है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। अब एक प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आज, है ना, वही ओडिशा के सीएम वाला, जबकि मैं करा चुका हूँ, मिस्टेक हो गया। ये जो भाई ने कमेंट किया है ना, ये बहुत गलत कमेंट है भाई, ठीक है जी। ये जो आपने कमेंट किया है ये बहुत गड़बड़ कमेंट किया है, प्लीज अपनी भाषा को लगाम दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो साहब, अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 124 क्या कहता है साहब? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, कि अगर एग्जाम में आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 214 क्या कहता है साहब? उच्च न्यायालय का गठन। क्लियर है? अनुच्छेद 72 के तहत जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 35, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जरा इसका आंसर दे दो जी। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर दो जी। भाई साहब एक प्रश्न मिस्टेक हुआ है, इतना हल्ला मत काटो, ठीक है। इंसान गलती का पुतला है, एक मिस्टेक हो गई, क्या हो गया, हमने ठीक कर दी, आप लोगों ने बता दिया, बात खत्म, है ना। ये जो भाई मुझे कमेंट कर रहा था ना, कोई बात नहीं जी, अब आपका एग्जाम होगा उसके बाद मुझे कॉल करना, ठीक है। चलो, दिल्ली की वर्तमान सीएम बताओ साहब। कालीराम तक पूछा कह रहा है आपने लेट बताया कि आपकी शादी हो गई है, मैंने आपकी लड़की ढूंढ रखी थी। कोई बात नहीं भाई, मैं मना लूंगा, आप लड़की ढूंढते रहो, है ना। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है साहब, बीजेपी की है, इस बार बनी है जी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है साहब?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड और आत्मकथा, ठीक है। इसके अलावा लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है साहब? अनहैप्पी इंडिया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य करती हैं? ये प्रश्न का आंसर करिए। ये टाइप का प्रश्न ना, सही बताऊं तो सोनल मानसिंह 2 नृत्य करती हैं। मैंने एक प्रश्न और डाला है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भरतनाट्यम नहीं आएगा, तब आपका आंसर क्या होगा। हमको तो हर तरीके से तैयार रहना है साहब। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी नृत्य भी करती हैं, क्लियर है सभी का। नंबर 38, सिडबी का मुख्यालय कहां है? बहुत बढ़िया। और सिडबी की स्थापना कब हुई है? इसका भी आंसर मुझे जल्दी से करो साहब। 38 नंबर। कोई बात नहीं सर, इतना तो चलता है। नहीं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। देखो, जब हम सोशल मीडिया पे हैं तो क्रिटिसाइज भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। पर बात ये है कि सब चीजें थोड़ी सी मर्यादा में रहकर, जो कमेंट पास करते हो ना, वो कोई कोई चीजें चुभ जाती हैं जी। चलो साहब, सिडबी का मुख्यालय कहां स्थित है? सिडबी की जो स्थापना है वो हुई थी साहब 2 अप्रैल 1990 को, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। हम लोग ऑप्शन सी को आंसर देंगे। नंबर 39 है, जापान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक बार मेरे भाई इसका आंसर दे देंगे। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जापान? जापान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? देखो, माउंट मैकिनले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी? डेनाली कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ये कहाँ की है? आप कहोगे गुरुजी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है साहब। दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, मैंने आपको वो बताया है, याद रखा करो बस, है ना। माउंट किलिमंजारो क्या है जी? आप कहोगे गुरुजी अफ्रीका के तंजानिया में है और सबसे ऊंची चोटी है जी, है ना। माउंट फ्यूजियामा एक क्या है जी? ज्वालामुखी पर्वत है और ये जापान की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी है। माउंट एल्ब्रुस कहां पर है साहब? आप कहोगे गुरुजी रूस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। क्लियर हो गया सभी का। चलिए 40 नंबर देखिए, 2025 में क्रिकेट से संबंधित पॉली उमरगिर पुरस्कार डैश को मिला है। करंट अफेयर की आपको अलग से क्लास लगाऊंगा, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर लेकर आऊंगा ना, वो सीधे एग्जाम में फंसने वाले लेके आऊंगा। जैसे ये प्रश्न है, बहुत ही सिलेक्टेड है। आप जब करंट अफेयर खुद से पढ़ोगे तो शायद उतना इफेक्टिव ना हो, है ना। बट मैं फिर भी कहूंगा कि करंट अफेयर आप लोग खुद भी पढ़िएगा, क्योंकि करंट अफेयर ना इतने हैं, बस आपको ये छांटना है कि आपके आर्मी के लेवल के हिसाब से कौन से हैं। 2025 में क्रिकेट से संबंधित पॉली उमरगिर पुरस्कार को किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर एग्जाम में आ जाए पॉली उमरगिर पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट याद रखिएगा जी। नंबर 41, 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? ये मैंने आपको मैराथन क्लास में बताया था, और मैंने बताया था कि इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है साहब। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे ये भी बताइए जी। नंबर 41, सर जी नया नया बच्चा बहुत बोलता है। अरे कोई बात नहीं, इकतालीस का 76, ये 76 बिल्कुल सही आंसर है जी। 75 मत करना जी। चलो जी, इसका अतिथि का नाम आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैंने मैराथन में कराया है। खैर आपकी करंट अफेयर की स्पेशल क्लास हुई भी नहीं है। देखो साहब, 26 जनवरी 2025 को भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, और इस समय जो मुख्य अतिथि है ना, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्या नाम है साहब? आपको याद रखना है जी, प्रोभाबो सुबियांटो, ऐसे ही कुछ करके इनका नाम है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शन में दिखेगा तो छोड़ना नहीं, है ना। नंबर 42 देखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका जल्दी से आंसर दो, मैं इसमें आपको समय नहीं दूंगा। जैसे 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। इसको संविधान दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था साहब, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? आप कहोगे गुरुजी बाल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा
विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं साहब, वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के अलावा और कौन सा नृत्य करती हैं, चलो ये बताओ, बढ़िया प्रश्न है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं, ठीक है जी। अब कुचिपुड़ी के अलावा और कौन सा नृत्य करती हैं, कृपया करके इसका आंसर एक बार कमेंट करो, ये बढ़िया प्रश्न है साहब। बाल दिवस 14 नवंबर, बिल्कुल जी। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी के अलावा और कौन सा नृत्य करती हैं, क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में, देखो जी। सोनल मानसिंह बताया था भरतनाट्यम और ओडिसी। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन कौन सा नृत्य करती हैं जी, बताइए जी। सर क्या ही बोलूं, क्या नाम था उसका, बताओ, इतने अच्छे, कोई बात नहीं भैया जी, सब चलता है, छोड़ो, ठीक है। भरतनाट्यम मोटिवेशन शायरी, मोटिवेशन तो रगो रगो में भर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। चलो जी, देखो साहब ध्यान से, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती है और कुचिपुड़ी भी करती है और ओडिसी भी करती है। अब ओडिसी यहां पर भी है, यानी कि आप ए और सी दोनों को आंसर दे सकते हो, ये बाई क्वेश्चन मिस्टेक है, परंतु आपकी नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज के हिसाब से बढ़िया है। नंबर 44, निम्नलिखित नदियों में से दामोदर किसकी सहायक नदी है, लो भाई ये बता दो, दामोदर किसकी सहायक नदी है, और इसके अंदर दामोदर की सहायक नदी भी दिया गया है साहब। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, और बराकर जो है ये दामोदर की सहायक नदी है साहब। अगर बोलेगा दामोदर की सहायक नदी कौन सी है, तो बराकर है, परंतु दामोदर खुद हुगली की सहायक नदी है। समझ में आ गया सभी को, चलो आगे बढ़ जाएं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, लो भैया आर्मी वालों, ये प्रश्न गड़बड़ मत करना। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है, ये मैं आपको चीख चीख कर बता चुका हूं, मैंने मैराथन में भी बताया था, मैंने बीएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ, मैंने जितनी भी पोस्टें होती है मैंने सबके बारे में बताया था। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई है, और जनवरी 2025 यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कमेंट करो भाई, किसका ये होगा, एक मिनट। बहुत ज्यादा ऐड आ रहा है भैया जी, ऐड हमने सिर्फ ऑन की है, ये अब यूट्यूब का काम है, हमारे हाथ से निकल चुका है ऐड लगाना या ना लगाना, ठीक है। और वैसे भी लास्ट टाइम चल रहा है, थोड़ा बहुत ऐड आ जाएगा तो थोड़ा रिवेन्यू हो जाएगा, इसके अलावा और तो कुछ नहीं, आपको फ्री में कंटेंट भी तो मिल रहा है जी, ठीक है। प्रिंस कुमार कोई बात नहीं, चलिए भैया आंसर देंगे। 1939 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो जी, जनवरी 2025 में, सॉरी 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। 46 है जी, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी जी। अब सभी लोग ईमानदारी से बताओ कि ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था जी, ये कब से कब तक चला था साहब, ठीक है। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था, ये तो मील है। अच्छा मुझे आप लोग ना किलोमीटर में मैं आपको बता दूं कि 385 किलोमीटर दूरी तय की थी, कई जगह 386 भी दिखाई देगा, 241 मील याद रखना, कई जगह आपको 242 मील भी दिखाई देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला है ये बताओ। ऑल इन वन म्यूजिक, आप कभी कमेंट पढ़ते हैं जी, कमेंट मैं सबका देख रहा हूं बीच बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है, भले ही नाम नहीं ले रहा हूं मैं, कमेंट सबका देख रहा हूं भैया। 2400 लाइव है, हमने आज अपने उस पर शेयर नहीं किया है ना एप्लीकेशन पे, अभी कर देते हैं साहब। हाँ जी, इसका आंसर किया आपने या नहीं किया अभी तक, जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर किया। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 क्या आंसर आया है, देख तो लूं भाई, कोई आंसर। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ है जी, शाबाश। 12 मार्च, 9 मार्च नहीं है, 12 से 6 है जी। बताओ मैंने क्या बोला है, नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला, इसमें किसी का 6 मार्च, किसी का 9 मार्च, कोई 12 मार्च, इतना कंफ्यूजन है जी। करवाया हुआ है कि भैया ये 12 मार्च 1930 से
6 अप्रैल 1930 चला था, लगभग 24 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई है, यह बताइए साहब। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई है? अब अपनी क्लास का लिंक एक बार ना अपनी एप्लीकेशन में शेयर कर देता हूं। आज शेयर नहीं किया है, मैं भी कहूं कुछ गड़बड़ है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है? नहीं तो वो भी लोग चिल्लाएंगे कि सर आपने क्लास करा ली, पता ही नहीं चला। आंसर दो। हम एक बार लिंक को अपनी जो क्लास है उसको एक बार अपनी एप्लीकेशन में शेयर कर देते हैं। आज अपने बिज्जू सर के चैनल पे मैराथन क्लास चल रही है ना, इसलिए अटेंडेंस कम है, पर बहुत है, फिर भी बहुत है जी। आर्मी अग्निवीर जीके टॉप 100 क्वेश्चंस 2025। चलो जी, ये हो गया जी अपना लिंक सेंड। अब देखो साहब, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आप कहोगे सर जी 18वीं सदी में हुई थी और इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास बोंगो सागर 2025 हुआ है। ये मैंने अपनी क्लासेस में भी बताया था जी, जब मैं अपनी क्लासेस करवा रहा था मैंने ये प्रश्न तब भी बताया है आपको कि भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसको कहा जाता है साहब संप्रीति एक्सरसाइज। क्लियर है, चीजें याद रखना। भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास होता है जिसको बोलते हैं साहब सिलिनेक्स एक्सरसाइज, और मैत्री अभ्यास भी होता है ना। इसके अलावा क्या है साहब, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, मुझे आप लोग पहले ये बताओ। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है जी? इसके साथ साथ एक पर्वत है जी नेपाल में, आपको पता है एक पर्वत है जिसे हम लोग सागर माथा कहते हैं साहब, यानी कि वर्ल्ड में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट में एक और पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम बताइए, जो कि आपके एग्जाम के लिए आती है साहब, एग्जाम में पूछी गई है। ऐसा तो 3-4 है वहां पे, है ना। जल्दी से जी 49। नेगेटिव मार्किंग भैया इस बार तो नहीं है जी। सूर्य किरण होता है, शाबाश, क्या बात है जी। प्रिंस कुमार जी थैंक यू सो मच, शाबाश। आइए सूर्य किरण हो गया नेपाल, बढ़िया जी। अब देखो अराकानियमा पर्वत आपका म्यांमार में है जी, है ना। और नेपाल में एक और पर्वत श्रृंखला है, इसको स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि आप लोग माउंट एवरेस्ट याद रखते हैं। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर ये कहां पर है? ये नेपाल में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? प्रश्न मैंने करा दिया है अपनी मैराथन में, मैंने इस बार पलट के दिया है आपको, क्योंकि ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से है साहब। कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से हैं ये लोग, है ना। संचिता चानू हो गई। अब इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी, जगजीवन राम, एन गोपाल स्वामी अय्यर, जॉन मथाई। भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी कि ये कहो कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बताइए। हमारी ऐप में फ्री टेस्ट भी है भैया, क्यों नहीं है, फ्री टेस्ट भी है। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे 6 से 7 टेस्ट फ्री हैं जो हम पहले हर संडे डाला करते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो पहले रेल मंत्री हैं वो हैं जी जॉन मथाई। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आर के षणमुखम शेट्टी, मैंने आपको क्या बताया था जी, स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर। स्वतंत्र भारत ना लिखो, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है साहब? आर के षणमुखम शेट्टी हैं जी।
अगला प्रश्न है जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? जितने भी प्रश्न है क्लास में सब सिलेक्टेड ये योजनाएं वाला ना, मैंने अपनी मैराथन क्लास में भी 6 से 7 प्रश्न कराए थे आपको, आज भी 4 प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था साहब? हाँ जी, इससे पहले जो योजना वाला प्रश्न लेकर आया था 25 सितंबर 2014, स्किल इंडिया मिशन, भूल गए? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, चलो ये बताओ जल्दी से जी, फटाफट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई? क्या चल रहा है जी कमेंटवा में? 2020 वाले भी हैं इसके अंदर भाई। 2016 आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 2020 मत करो। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, याद है मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 53, जीवा मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? 53 नंबर पे है, एक बार 53 का सभी आंसर कर देंगे जी। जीवा मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं और क्या इसका आंसर रहेगा? जल्दी से साहब। अरे हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी, सही आंसर है जी। मैंने आपको यह भी मैराथन क्लास में नहीं बताया है, याद करो। मैंने आपसे जब पूछा था कि किसका संबंध गोल्फ से नहीं है ना, उसमें ये जीवा मिल्खा सिंह जी थे, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको मैंने अदिति अशोक के बारे में बताया था जी, अदिति अशोक। और आर्मी अग्निवीर 2024 में दीक्षा डागर के बारे में पूछा गया था साहब। दीक्षा डागर, ये वाला प्रश्न ना आर्मी के 2024 में आ चुका है कि इनका संबंध किस खेल से है। याद रखेंगे, इनका संबंध गोल्फ से है साहब। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, एनआईए का पूर्ण रूप क्या है और एनआईए जो है इसकी स्थापना कब हुई है? कृपया करके आंसर देने का कष्ट करिए मेरे सभी फौजी भाई। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहां पर है साहब? आप कहोगे ऑप्शन ए में है जी, ठीक है। इसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी, याद रखिएगा। 55 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राप्ती नदी के तट पर बसा है? आंसर करिए जी। आपकी क्लास में अपनापन सा फील होता है भैया, हम अपने ही हैं। चलो जी, कह रहा है आई लव यू, गुस्सा तो नहीं करोगे ना जी? ना, लव यू टू, क्यों गुस्सा करेंगे। देखो, अयोध्या किस नदी के किनारे है? आप कहोगे सर जी अयोध्या सरयू नदी के किनारे है जी। लखनऊ और जौनपुर शहर दोनों को बोले तो दोनों गोमती नदी के किनारे बसे हैं साहब, जौनपुर भी, ठीक है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे है जी। रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये लो साहब, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं भाई फौजी भाई, जल्दी से। की अर्ज किया है कि जो कहते थे तुझसे नहीं होगा, उनकी आंखें मुझे फौज की वर्दी में देखेंगी। जो कहते थे तुझसे नहीं होगा, उनकी आंखें मुझे फौज की वर्दी में देखेंगी। बस इंतजार तो उस दिन का है साहब, जब मेरी मां तिलक लगाकर मुझे बॉर्डर पर भेजेगी। जय हिंद। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को मैंने आपको बताया है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है साहब। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 57 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी बने हैं हाल फिलहाल में 2025 में ही। और अगर मैं कह दूं कि सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का हेडक्वार्टर कहां है, ये भी दोनों जल्दी से बता देना भाई। चलो जी, 57। ठीक है जी, शिवम भैया बोल देंगे। करो भैया आंसर, शाबाश। मयूर, बिज्जू सर, हाँ बिज्जू सर मित्र हैं, और आज से नहीं 2020 से, जब हम भी उस पे पढ़ाते थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, वो भी ठीक है। आज वो काफी आगे है, उनकी टीम है, हम इंडिविजुअल है, पर हम भी
1 मिलियन पे हैं आप सबके सपोर्ट से, और इंडिविजुअल हैं तो उसका 1 मिलियन कुछ अलग ही है। ठीक है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं भाई। बात यह है कि जहां से आपको समझ में आए, जहां पे कैच है, वो ज्यादा बढ़िया है जी। सेबी की स्थापना कब हुई और सेबी का मुख्यालय कहां है? और जो प्रश्न पूछा है मैंने आपसे कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, जल्दी से बताइए जी। हम्म, 20 नंबर टेस्ट। देखना पड़ेगा, चलो जी। 55 क्वेश्चन ई बुक में 2020 दिया है, पता नहीं है, एक बार गूगल कर लो, मिस्टेक हो भी सकती है ना। 2018 है वो तो मेरे को बिल्कुल कंफर्म है, सॉरी 2016। ठीक है, अब देखो, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, पहली बात देखो, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। और इसके अलावा क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और तुहिन कांता पांडे जो है इसकी नई अध्यक्ष बने हैं साहब। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर, छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से नहीं है? छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से नहीं है, ये बताइए। हाँ जी, जैसे झारखंड में कौन सा नृत्य होता है? आप कहोगे सर जी झारखंड में छऊ होता है, उसका नाम है जी सरायकेला छऊ नृत्य। ओडिशा में छऊ होता है, आप कहोगे गुरुजी मयूरभंज छऊ नृत्य ओडिशा में है। और एक पश्चिम बंगाल में छऊ होता है जिसको बोलते हैं साहब पुरुलिया छऊ। क्लियर है, आपसे एग्जाम में अलग अलग भी आ सकता है। इसमें जो बिहार है वो छऊ नृत्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। छऊ नृत्य जो है वो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों जगह किया जाता है साहब। ठीक है जी, क्लियर है सभी का? चलो जी, बारिश का मौसम। नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या आंसर दे रहे हैं जी? प्रश्न लाइव क्लास में भी कराया था मैंने, ये भूलना नहीं। 2300 लाइव है हम लोग इस समय, गाजीपुर की धरती से। राम राम, नमस्कार जी। सर जी नाशपाती का सीजन लगा है, हाँ भैया लेके आए हैं। ठीक है, देखो जी, इसमें जो आप कहोगे गुरुजी पश्चिम बंगाल जो है वो चीन से स्पर्श नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये जम्मू एंड कश्मीर भी लगता है साहब, है ना। एक राज्य और है भाई, बताओ कौन सा राज्य है जी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, है ना। एक राज्य और है जी, कोई बताएगा? एक राज्य और है, क्या अरुणाचल प्रदेश तो नहीं? हाँ जी, आंसर आ रहा है, ऐड आ रहा है भाई साहब, पहले तो ऐड आ रहा है। हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे तो भैया नवंबर 9। ये नहीं आंसर दे रहे हो आप लोग, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। नंबर 60 स्क्रीन पर, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है जी? जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है, ये आंसर करो मेरे भाई। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, लिखेंगे नहीं, मैंने मैराथन में करवाया है आपको। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग की जो सीईओ है वो कौन है जी? वीबीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये देखो कितना सिलेक्टेड प्रश्न है भैया, जो हमने मैराथन में मिस कर दिया वो मैं यहां लेकर आ गया हूं जी। कह रहा हूं कि क्लास में जितने अभी तो मुझे और 100 या 200 प्रश्नों की एक मैराथन और दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी भी मेरी भूख नहीं मिट्टी है, मुझे लग रहा है कि आपको मैं थोड़ा सा और कंटेंट डाल दूं साहब, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था साहब, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो जी, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, बताइए। 2300 हम लाइव हैं, लाइक की संख्या 2700 हो चुकी है, जल्दी से लाइक 3000 कर दीजिएगा साहब। और
जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब तो आप सभी ने करके 1 मिलियन करवा ही दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट उत्तराखंड है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत ने 29 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है ये बताना। इस बार ना जो पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन है वो पिछली बार से सर्वाधिक प्रदर्शन था जी, है ना। अब ये कह रहा है कि 29 पदक तो भारत ने जीते, पर भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है जी। चलिए साहब इसका आंसर दे दो जी। आपको याद है तो मैं ये प्रश्न आपको करा चुका हूं, है ना। मैंने आपको 7, 9 और 13 बताया था जी। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 18वें स्थान पर है 29 पदक के साथ। ऑप्शन बी राइट है जी। अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का मुख्यालय क्या है। 17 मत करना, 17 मत करना साहब, 18वें पदक पे है। भैया जी यूपी में शादी हुई है, गोरखपुर में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है साहब, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है जी। अच्छा मुझे यही बता दो कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई। नागालैंड राज्य दिवस ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा। नागालैंड की स्थापना जल्दी से बताओ। ए वर्दी तेरी चाहत में कितने बीमार बैठे हैं। अच्छा जी, हजारों शहीद हुए और लाखों तैयार बैठे हैं। एप्पल का बॉक्स गिफ्ट करूं क्या अगर सिलेक्शन हो जाए। अरे भैया सिलेक्शन होने के बाद तो हम मांग के ले लेंगे आपसे, ठीक है। आंसर दो जी। नागालैंड जो है इसकी स्थापना 1 दिसंबर को है जी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। जैसे 1 नवंबर को कौन सा दिवस हरियाणा मनाता है जी। 19 दिसंबर को मैंने आपको बताया है जी गोवा मुक्ति दिवस। अरे भैया ये सारी चीजें ना एग्जाम से पहले कृपया करके याद रख लेना, आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, बहुत भूल जाते हो। पूरा बताओ, अब नहीं आया किसी का, पूरा बताओ। पूरा नागालैंड की स्थापना कब हुई भाई, नागालैंड की स्थापना कब हुई। 1 दिसंबर तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये करवाए हुए प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है। 1 दिसंबर 1963। चलिए साहब, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष 2025 किसे मिला है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष 2025 किसे मिला है बताइए। और अगर बोल दे कि किस महिला को मिला है तो महिला में याद रखना साहब नेशनल क्रश जो आजकल बन चुकी हैं मनु भाकर। क्लियर है, हाँ जी। और PR श्रीजेश को मिला है पुरुषों में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर। जो लोग विराट कोहली कह रहे हैं मुझे पता है विराट कोहली रट के बैठे हो। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी बाबूजी, बताइए बाबूजी। इसका आंसर क्या होगा गुरुजी। ई बुक प्लस मॉक टेस्ट कितने क्वेश्चन इन एग्जाम। वाह भाई वाह, अगर ये हम लोग बता पाए तो क्या ही बात है जी। देखो उसका PR श्रीजेश आंसर था, आप लोग नीरज चोपड़ा जी दे रहे हैं आंसर, विराट कोहली दे रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है ना। क्योंकि नीरज चोपड़ा विराट कोहली ज्यादा फेमस हैं इसलिए आप लोग उनका नाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई। एक अब बताऊं, तीसरी पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न याद रखना। ये जो पंचवर्षीय योजना है ना ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी साहब, सबसे असफल, ठीक है। अब देखो साहब 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1978 तक ही चली थी। जनता दल की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, इसको समाप्त करके वो लोग रोलिंग प्लान बीच में ले आए थे साहब। रोलिंग प्लान 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान चला है 1978 से 1980, 2 साल तक, ठीक है ना। तब जाकर के 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में चली थी साहब, ठीक है। और इसी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना आप कहोगे गुरुजी 1956 से लेकर के 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना आप कहेंगे सर जी 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी। अब तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में भी योजना अवकाश आया था जो 1966 से लेकर के 1969 तक था, वो भी 3 साल का था साहब, है ना। चलिए भाई आगे बढ़े। नंबर, सॉरी इसका आंसर तो दे दो।
5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी साहब। इनमें से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया है? ये 2 प्रश्न मैं पूछ रहा हूं फौजी भाइयों, ये आंसर दे दो जल्दी से जी। सुपर चैट मत करना भाई, इससे अच्छा तो आप लोग मेरे मॉक टेस्ट ई बुक ले लो, तब मजा आ जाए। सचिन ठाकुर, आपकी ई बुक मैंने एक बार पढ़ दी है पूरी भैया जी, दोबारा रिवीजन करूंगा। आपकी बुक बहुत ही बढ़िया है, थैंक यू। दोबारा कर लो रिवीजन अगर समय मिल रहा है जी। आओ साहब, आंसर करेंगे मेरे भाई जल्दी से जी, साथी हाथ बढ़ाना है। देखो, निरस्त में लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था साहब, और लागू किसने किया था? लागू किया था जी लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है साहब, शाबाश, गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? भैया जादुई मंत्र, हम बात कर लें जादू टोना, है ना, कभी आप जादुई मंत्र को यज्ञ और तप समझ लें। ये यजुर्वेद में यज्ञ, तप, अनुष्ठान, इन सभी का वर्णन है साहब, परंतु जादुई मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, है ना भैया, किसी को वशीकरण कर करके जो मर्जी काम करा लो, वश में कर लो, इतना आसान तो नहीं है। इन सभी का वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है। सामवेद में संगीत का वर्णन है जी, ये सभी को पता है, मैं बस शॉर्टकट में लिख देता हूं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया है। 71 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ये बताइए साहब। बहुत बढ़िया प्रश्न, जल्दी से आंसर करेंगे जी। 2100 लाइव चल रहे हैं, बहुत शानदार जी। मैंने पूरी ई बुक रट ली है, अनिकेश सूर्यवंशी, बहुत बढ़िया जी। अब बस भगवान से दुआ है कि वहां से प्रश्न दबा के आ जाए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पशुपति जी की पूजा करते थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, थोड़ी सी गति बढ़ा लेते हैं। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था जी? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, प्लस दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, बताओ जी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था साहब। और क्या करवाया था जी? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू करवाया था जी। प्लस, मैं प्लस लिखते जा रहा हूं, प्लस गुलाम वंश के संस्थापक। क्लियर है जी। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं। इन सभी का संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक से है, याद रखना साहब। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर राजधानी बोल दे कि इनकी राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे गुरुजी राजधानी जो है लाहौर को बनाया था साहब। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, 1206 से लेकर 1210। अब प्रश्न आता है कि किस शासक की मृत्यु घोड़े पर चुगान खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नंबर 73 है, जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं, बताइए जी। आईफोन में टेस्ट परचेस करके, आईफोन में एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा, आपको गूगल पे शुभमी क्लासेस सर्च करना है वेबसाइट, वहां पे अपनी आईडी लॉगिन करिए। आपको हमेशा गूगल से वेबसाइट के थ्रू लगाना पड़ेगा जिनके पास आईफोन है। या जो लैपटॉप है वो भी हमारे गूगल से टेस्ट लगा सकते हैं आराम से, लैपटॉप पे पूरे एकदम बढ़िया, लैपटॉप पे लगाएंगे और बढ़िया है भाई। जो एप्लीकेशन में अपनी आईडी खोली हुई है वही आईडी आप लोग गूगल पे खोल लो, जाकर के शुभमी क्लासेस सर्च करके वेबसाइट में घुस जाओ, वही आईडी ओपन कर लो। क्योंकि पेपर आपका लैपटॉप कंप्यूटर पे होगा, अगर आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो ज्यादा बढ़िया है, वहां से टेस्ट लगा लो सेम आईडी ओपन करके, है ना। चलो देखो, जूनागढ़ की पहाड़ियां गुजरात में है। 74 है, भारत की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जल्दी से मेरे भाई बताएंगे। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? कृपया करके ये भी बता दो साहब। जैसे ये महेंद्रगिरी पर्वत, ये पूर्वी घाट को कहा जाता है साहब, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी कहते हैं जी, बोलोगे हाँ जी।
ऐसे जो पश्चिमी घाट है इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे गुरुजी सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जी। क्लियर है जी? ये सेंट्रल पीक कहां पर है? आप कहोगे गुरुजी सेंट्रल पीक जो है ना वो अंडमान और निकोबार में है साहब। ये सभी प्रश्न अपने आप में प्रश्न है। जैसे दोड्डा बेटा भाई साहब नीलगिरी की पहाड़ियों की, नीलगिरी की चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम दोड्डा बेटा है जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में है साहब। और नीलगिरी क्षेत्र में टोडा जनजाति भी निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक डैश को आयोजित की थी? ये आंसर देंगे भाई जल्दी से जी। क्या कह रहा है ये 65 का लखनऊ? आयुर्विज्ञान का लखनऊ थोड़ी होगा। अगर आयुष बोलता आपको, औषधि अनुसंधान केंद्र बोलता तो लखनऊ करते। आयुर्विज्ञान अलग चीज होगी मेरे भाई, ठीक है? दिल्ली आंसर होगा। नहीं मत गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में, ठीक है साहब? मैं भी कहूं पता नहीं तब से क्या कमेंट आ रहा है। कौन से क्वेश्चन नंबर पे हम लोग? 75 पर हैं। देखो साहब, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था साहब। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई है जी। दूसरी बैठक जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलो जी अगला प्रश्न 76 नंबर, जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त और मोस्ट फेवरेबल रिपीटेड प्रश्न है जी। लाइट चली गई, अब गर्मी होना शुरू हो गई है भाई। हाँ जी, 11 दिसंबर 1946, राजेंद्र प्रसाद। मेरा 1 जून को एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैंने एक दिन आपको सारे बताए थे। मैंने आपको एक दिन सुंदरवन नेशनल पार्क बताया था, याद है आपको? सुंदरवन नेशनल पार्क। साथ में मैंने आपको गोरुमारा नेशनल पार्क भी बताया था जी। गोरुमारा नेशनल पार्क, हाँ जी। जल्दपाड़ा हो गया। सिंगालीला भूलना नहीं है, मैं भूलता नहीं हूं, आप लोग भूल जाते हो। सिंगालीला लिखा है कहीं तो नहीं भूलोगे, अगर वीडियो देखकर जाओगे तो भूल जाओगे, है ना? ये सभी पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, आगे बढ़ जाओ। किसने 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता है? एग्जाम से पहले ये नोबेल 2024 याद कर लेना। ये मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास में कराऊंगा, ये आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना? पर एग्जाम से पहले याद कर लेना, क्योंकि 2025 में नोबेल अभी तक नहीं मिला है। ये अक्टूबर या नवंबर में ही मिले हैं, तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ये 8 या 9 महीने पुराना प्रश्न है, ये पढ़ लीजिएगा। किसने 2024 में साहित्य का नोबेल जीता है? तो आप कहेंगे जी हांगकांग। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है जी, ठीक है? आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई, प्लीज गलत नहीं करेगा कोई। अब इसके साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि यूपीएससी का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? एक बार आर्टिकल कमेंट कर दो तो सोने पर सुहागा है। चलो शाबाश। अजय कुमार आंसर आ रहा है, देख लो भाई ध्यान से। मेरी हाइट ज्यादा है भाई, मेरी हाइट 6 फुट के आसपास है, 5 फुट 11 इंच, ठीक है? अब इतनी लंबी तो लड़की मिलना पॉसिबल नहीं है। लड़कियां तो 5 फुट 6, 5 फुट 7, ठीक चलता रहता है। ठीक ठीक लगा लो संकेत। चलो जी 315 आए, क्या बात है। बस अनुच्छेद मैंने आपको करा रखे हैं, याद रखना। आर्टिकल 315 हो जाएगा और अजय कुमार हो जाएगा। नंबर 79 है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? मेरे भाई जल्दी से बताएंगे। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य जम्मू और कश्मीर में। मैंने आपको क्या बताया था, याद है ना? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली
नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। पक्षी अभयारण्य गोवा में है जी, पक्षी अभयारण्य गोवा में है। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है साहब? गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, बहुत फेमस है, भगवान जी के नाम पर है, आप बता दो जल्दी से साहब। देखो सलीम अली जो है ना, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये मत भूल जाना। अगर एग्जाम में आ जाए किसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भगवान के नाम पर है। पूरा हिंट नहीं दूंगा, आप लोग देख लेते हैं आंसर दे रहे हैं कि नहीं। नाइट वॉचर का अब तक सही आंसर आ गया है जी। भैया राजा जी व्हाट्सएप पर ना, मैं क्या बताऊं, बहुत मैसेज आ रहे हैं। अब तो लास्ट के 4 दिन में हंगामा सा उठा है, एक बार में सबका रिप्लाई देना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जी। हाँ जी, उनकी महामैराथन चल रही है, मैथ्स की पता है जी। चलिए जी, तपागौनी भगवान महावीर। देखो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा। नेक्स्ट, लेग ब्रेक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? आओ जी, देखो जी, आपको ना 2-3 चीजें याद रखनी है इसकी। वैसे तो इसमें तो जो खेलते हैं उनको तो सब पता है, पर फिर भी बहुत ज्यादा शब्द जो आजकल एग्जाम में आ रहा है। एक शब्द आ रहा है एग्जाम में डक, बत्तख, बताऊंगा आगे। एक शब्द आ रहा है साहब मेडन, है ना। एक शब्द इसके अंदर सबसे ज्यादा आता है, जो आता है एग्जाम में, सिली पॉइंट, सिली पॉइंट, है ना। इसके अलावा क्या आता है साहब? चाइना मैन, चाइना मैन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि है जी गूगली। और क्या है साहब? और तो बहुत सारे हैं वैसे तो, है ना। एक शब्द आपका वाइड आ जाएगा, बीमर। ये बीमर याद रखना। अब ये नो बॉल, फुल टॉस, यॉर्कर, ये बहुत आसान है, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा था आपको ना। यॉर्कर फिर भी लिख देते हैं, चलो ठीक है, यॉर्कर फिर भी लिख देते हैं जी। इसके अलावा कैरम बॉल, जो कि रविचंद्रन अश्विन फेंकते हैं जी, कैरम बॉल। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं, क्योंकि इसमें शब्द दुनिया भर के हैं जी। इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है जी पवेलियन, पवेलियन, ठीक है। बस ये जो मेन है, जो आजकल एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, मैंने वो लिख दिए हैं। इन सभी का संबंध क्रिकेट से है, ये क्रिकेट की प्रमुख शब्दावलियां हैं, ठीक है। चलो साहब, अगला प्रश्न देखिएगा, असम राइफल्स का मुख्यालय कहां है? और असम राइफल की स्थापना भी बता दो साहब। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई है ये भी बता दो, क्योंकि ये करवा चुके हैं साहब, मैराथन क्लास में बताया है। असम राइफल का हेडक्वार्टर भी बता दो, जल्दी जल्दी करो फटाफट। अब जिनको लेग ब्रेक नहीं पता होगा उन्होंने भैया गूगली से आइडिया लगा लिया होगा, किसी ने किसी शब्द से आइडिया लगा लिया होगा, है ना। चलो जी, असम राइफल्स की जो स्थापना है, हाँ जी, 1835 और शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है भाई, मेघालय में। नंबर 82 है, वर्तमान भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? Who is the current Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises of India? यार मेरे को ना, अभी देखो, मैं आपको बस 2 ही चीज पूछ रहा हूं। मैं कल आपको रीजनिंग की मैराथन करवाऊं, या फिर ये वाला जो टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है, वर्तमान में कौन क्या है, ये करवा दूं भाई डिटेल से। प्रश्न तो यहां ये तो करवाना ही है मुझे, वर्तमान में कौन क्या है। तो इन कल बताओ, कल इनमें से मैं आपको क्या कराऊं, इन दोनों टॉपिक में से एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। रही बात साइंस की, जो आप मैराथन की बात कर रहे हैं, जो आप लोग कह रहे हैं सर जी आपकी साइंस वाली मैराथन कब लगेगी, तो वो लगेगी हमारी 26 जून को सुबह 11 बजे से। साइंस की मैराथन क्लास 26 जून सुबह 11 बजे। मुझे बताओ कल रीजनिंग की मैराथन या वर्तमान में कौन क्या है, जो आप बताओगे वो करवा देंगे जी, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है जी, वर्तमान में कौन क्या है, दोनों करवा, दोनों कल तो नहीं हो पाएगा ना फिर। चलो एक काम कर देते हैं, कल रीजनिंग के मैराथन दिन में करवा देता हूं, रात को वर्तमान में कौन क्या है नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि परसों साइंस की मैराथन क्लास लेनी है ना, नहीं टाइम लग पाएगा भाई फिर वर्तमान में कौन क्या है वाला। देखते हैं फिर इसका, कोई छुट्टी छट्टी नहीं है भाई।
चलो शाबाश, चलो इधर आओ। देखो एचडी कुमार स्वामी याद रखिएगा, भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय साहब, भारी उद्योग प्लस इनके पास इस्पात मंत्रालय है एचडी कुमार स्वामी के पास, ठीक है। जीतन राम मांझी वर्तमान भारत के लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री हैं जी। क्लियर है सभी का, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। जोएल ओरम क्या है साहब, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जी। जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वो ये हैं। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है साहब, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नंबर 83, लोसुंग और सागा दावा त्योहार किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? अरे एक काम कर लेते हैं ना, वो सारी बात ही छोड़ दो आप लोग। सबसे बढ़िया अपन एक काम कर लेते हैं कि मेरे भाई वर्तमान में कौन क्या है ये आज रात को डिस्कस कर ले क्या, रात को 10 बजे वर्तमान में कौन क्या है ये आज रात को इसको 10 बजे डिस्कस कर लें, या फिर कल ही करना है सवेरे, टाइम है। लोसुंग त्योहार, सागा दावा त्योहार, हाँ जी ये सिक्किम के त्योहार हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया जी। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है साहब, भारत के किस क्षेत्र में पैगोंग झील स्थित है जी? शाबाश, चलो ये आंसर दो दबा के। आज साइंस कह रहे हैं रात को, छोड़ो आप लोग से ना पूछना गड़बड़ है जी। सर जी सुबह कराना कौन क्या है, चलो ठीक है छोड़ो। देखो भारत में किस क्षेत्र में पैगोंग झील स्थित है, जल्दी बताइए। पैगोंग झील लद्दाख में है। लद्दाख में एक झील और याद रखिएगा, लद्दाख की एक और झील है जी, तसो मोरीरी झील, ये भी लद्दाख में है साहब, है ना, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है जी। जैसे सिक्किम में कौन सी झील है, सबसे ऊंचाई पर एक झील स्थित है जिसका नाम है जी चोलामू झील, सिक्किम। अगला प्रश्न 85, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बढ़िया प्रश्न है। अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई है ये भी बता दो साहब। इसके साथ साथ मुझे आप लोग क्या बता रहे होंगे, आप लोग बता रहे होंगे कि जो भारतीय ओलंपिक समिति है, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप लोग मुझे ये दोनों भी प्रश्न बता रहे होंगे साथ साथ। 85 नंबर आंसर देंगे जी। प्रवीण पाल, मैंने अंतरराष्ट्रीय का बोला है, अंतरराष्ट्रीय का पीटी उषा करोगे फंसोगे। नहीं पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कहां गई? इंडिया वाला बताओ, इंडिया वाला। ठीक है 1894, मुझे इंडिया का एक बार बताओ ना, इंडिया का ज्यादा जरूरी है। हाँ जी चलो इधर ध्यान दो। अब देखो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहा हूं ना, इसकी स्थापना जो है वो 1894 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है साहब। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब इधर देखो क्रिस्टी कोवेंट्री ये नई अध्यक्ष बनी है, हम यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे होंगे जी। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में हुई है साहब और इसकी जो अध्यक्ष है वो उड़न परी है, जो मेरा भाई कमेंट कर रहा था प्रवीण भाई, पीटी उषा। ठीक है सभी का क्लियर है जी, बहुत बढ़िया शाबाश। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 85 है, हरि भाऊ किशन राव बागड़े वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? चलो भाई ये वाला प्रश्न आंसर करिए। प्रश्न मैंने आपको कराया है, सीएम एंड गवर्नर कंप्लीट कराया है, आंसर दो। हरि भाऊ किशन राव बागड़े वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आप कहोगे सर जी राजस्थान के हैं। असम के कौन है साहब? असम के जी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य।
लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल हैं साहब। मणिपुर के मैंने आपको बताया ही है जी, अजय कुमार भल्ला, मणिपुर के राज्यपाल। मिजोरम के कौन है जी? वीके सिंह हैं, याद रखना, भूल मत जाना। नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है साहब? जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया जी। गुजर ब्रांड, शाबाश। टीम 8273 20 रुपए सुपर चैट, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। पर आप सुपर चैट ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा ई बुक, ई पीडीएफ, ये सब परचेस करो, काम आएंगे चीजें। खैर थैंक यू। चलो जी, अरुंधति राय की देखो, ए सूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ। अब मेरे सभी भाई कमेंट करो पहले, ये ए सूटेबल बॉय है, द सूटेबल बॉय? आप बताओ जी, एन अनसूटेबल बॉय, एन अनसूटेबल बॉय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय की पुस्तक है जी, है ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है। हाउ आई प्ले गोल्फ, ये भैया टाइगर वुड्स की पुस्तक है जी, टाइगर वुड्स की बायोग्राफी का नाम है। फास्टिंग फिस्टिंग मैंने आपको ये भी बताया है, अगर मेरे फौजी भाई याद रखते हो, अनीता देसाई। अब मुझे बताओ, एन अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है जी? करण जौहर, बहुत बढ़िया, एक ही बंदे का आंसर आया है, करण जौहर। थॉमस बाच पिछले का आंसर मत करना, थॉमस बाच अब नहीं है, अब वो चेंज हो चुके हैं साहब। नंबर 87 स्क्रीन पर, 88, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में कौन सा समझौता हुआ था? थोड़े से प्रश्न है, जल्दी बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में कौन सा समझौता हुआ था साहब? ये शिमला समझौता 1972, जून 1972, इंडिया और चिरकुट पाकिस्तान। लखनऊ समझौता 1916, पुणे पैकेट 1932, गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में होम रूल लीग 1916। परंतु आप लोग लखनऊ समझौते को आंसर देंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। होम रूल लीग तो मैंने परसों ही बताया था अपनी उसकी क्लास में, है ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था जी। अगला प्रश्न 89 है, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को डैश वर्ष में मंजूरी दी है? आयुष्मान भारत योजना भी बोलते हैं इसको, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कब शुरू हुई है, ये बताइए साहब। अरे भैया, करंट अफेयर तो मैं कराऊंगा ही। आप कभी सावरिया सेठ आए हो, खाटू श्याम जी की बात कर रहे हो, तो कम से कम 10 से 12 बार। अभी पिछले ही इसी महीने गया हूं 10-12 तारीख को। बताइए साहब, आयुष्मान भारत 2018 मेरे फौजी भाई गड़बड़ नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? चलो भाई, बोला गया था ना भैया जी, आत्मनिर्भर भारत बनिए, घर के बाहर ठेला लगाइए, पकौड़े बेचिए, आगे बढ़िए। खैर कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, ये जो पकौड़े बेच रहे हैं, ये चाउमीन बर्गर बेचते हैं ना, 50,000 महीना कमाते हैं, ठीक है। बस स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, तो लोग हमारे जैसे उम्र के लोग नहीं करना चाहते हैं, कि नहीं बात? नहीं तो बात उनकी गलत थोड़ी है। सबकी अपनी वो है भाई, क्या बताएं, अपनी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, पर मेहनत करोगे तो और ज्यादा आगे जाओगे। चलिए साहब, इसका आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 90 पे हम लोग आ गए हैं जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 90 पे आ गए हैं जी हम लोग। हाँ जी, आत्मनिर्भर रोजगार योजना साहब 1 अक्टूबर 2020। आंसर दे रहे हो? 1 अक्टूबर 2020। अगला प्रश्न, वांचिंग भूटिया किस खेल के भारतीय दिग्गज हैं? बताओ साहब। सर जी, इनकी बुक पहले नंबर पे आती है, हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड तो चेतन भगत की है ना। हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन, 1 इंडियन गर्ल,
ये चेतन भगत साहब की पुस्तकें हैं। वाइनचिंग भूटिया, साथ में क्या याद रख लो मेरे भाई, सुनील छेत्री याद रख लो। सुनील छेत्री जो अब रिटायर हो चुके हैं, हाँ जी, इनका संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, चलो भाई 92 पे आगे हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देव नाम प्रिया एवं प्रियदर्शी भी था। प्रश्न बनता है, बहुत बनता है। देव नाम प्रिया या प्रियदर्शी भी था। देखो मैराथन करा चुकी है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैराथन तो मैंने कभी की करा दी आपको, परसों की 5 घंटे की चली थी। ठीक है, उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, करंट वो भी था। परंतु कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि और इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐड हो पाए हैं, तो मैंने बीन बीन के छांट छांट के वो प्रश्न और ऐड किए हैं। 100 प्रश्नों की और क्लास है। कोशिश करूंगा कि 100 या 150 प्रश्नों की ये क्लास आपको एग्जाम से पहले और दे दूं। ठीक है, बताओ साहब आंसर क्या करोगे आप लोग मेरे भाई, जल्दी जल्दी। कल हम लोग वर्तमान में कौन क्या है वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप लोग कह रहे हो। ठीक है ना, इनमें से कौन क्या है, क्या है यार, देखो जी, सम्राट अशोक, ऑप्शन बी करेक्ट है जी। अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो डैश के दरबार का दौरा किया था। क्या बढ़िया प्रश्न है, छूट गया था मैराथन क्लास में तो यहां डाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया था जी, सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे, जल्दी से आंसर देंगे जी। ये कैप्टन हॉकिंस आया था साहब 1608 में, सर थॉमस रो आया था गुरुजी 1615 में, है ना। औरंगजेब के दरबार में आए थे। सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं क्या, हाँ जी साहब, औरंगजेब के दरबार में। सर जी पद्म भूषण पद्म विभूषण ये सभी कराओगे, नहीं भाई इनसे प्रश्न नहीं बनेंगे। हाँ मैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण करवा सकता हूं, पर पद्म श्री तो 113 लोगों को कुछ मिला है, कैसे करवा दूंगा उनको। पद्म भूषण और पद्म विभूषण करवा देंगे, मैं भी जब मैं लेके आऊंगा ना करंट अफेयर उसमें सब कराऊंगा। 94 देखिएगा, हड़प्पा शहर की खोज डैश वर्ष में दयाराम साहनी ने की थी, और हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, जल्दी से प्लीज, समय नहीं है इतना, जल्दी से आंसर दे दो जितना। हड़प्पा शहर जो है ये किस नदी पर है भाई, रावी नदी आंसर दे रहे हो, चलो साहब रावी नदी। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी जी। अगला प्रश्न देख लो, गुज्जर और बकरवाल जनजाति कहां निवास करती है, यह प्रश्न मैंने आपको बताया है जी। गुज्जर बकरवाल, हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे जी। अगला है जी, भारत के किस राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है जी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान जिसे तितली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये सारे कहां है, कर्नाटक में हैं। ऑप्शन आपको डी याद रखना है, बांदीपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर नेशनल पार्क याद रख लीजिएगा, बन्नेर घट्टा याद रख लीजिएगा, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान याद रख लीजिएगा। चलो भाई 97, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी जी, ये इंपॉर्टेंट है जी, है ना। देखो मुझे आप लोग ना पांड्या वंश की राजधानी बताओ, पांड्या वंश की राजधानी, जल्दी से साहब मुझे आप लोग बता दो कि जो चोल वंश है उसकी राजधानी का नाम क्या था साहब। ठीक है, हर्यक वंश की राजधानी का नाम बताओ जल्दी से साहब, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख दे रहा हूं। ठीक है जी, इसके अलावा मुझे आप लोग क्या बताओगे जी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी का नाम क्या था साहब, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जल्दी से बता दो जी, फटाक से बताओ भाई, क्या आंसर करेंगे। 93 में क्या पंगा हो गया, देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी सम्राट अशोक एकदम ओके तो है, ऐसा काम करोगे क्या अब एग्जाम में। चलो ये बताओ 97, जल्दी जल्दी भाई, फ्री फिर फटाफट। मदुरई ठीक है जी, पांडे वंश की तंजौर, हर्यक वंश पे आओ जल्दी से, क्या आंसर करोगे भैया, बफरिंग तो नहीं है, क्लास सही चल रही है जी, शाबाश। राष्ट्रकूट की दंती दुर्ग, बहुत बढ़िया जी। हर्यक वंश की राजधानी का नाम नहीं आया अभी तक। 26 तारीख को साइंस की लगेगी मैराथन क्लास, सुबह 11 बजे अनाउंस कर दिया है मैंने क्लास में भाई। जहांगीर है सर 93 का,
मैंने, अच्छा जहांगीर है, ठीक है ठीक है, 93 बता रहे हो। आज तो भैया, आज तो ना बहुत गड़बड़ हो गई। जहांगीर करेक्ट है। औरंगजेब देने के बाद एक बार दिल में फीलिंग आई थी कि कुछ गड़बड़ है, पर फ्लो फ्लो में चले गए, माफी चाहूंगा। दो प्रश्न तो आज ऐसे गड़बड़ हुए हैं, मतलब ये प्रश्न ना सपने में भी गलत नहीं होंगे, समझ रहे हो बात को? ऐसे प्रश्न बोर्ड में गलत हो गए पढ़ाते हुए। चलो कोई बात नहीं भाई, थैंक यू सो मच। देखो जी, पांड्य वंश की राजधानी, मेरे साथ बताइए, कहोगे गुरुजी? हाँ जी, मदुरै। चोल वंश की राजधानी तंजोर। हर्यक वंश की राजधानी भैया राजगृह थी, भूल गए क्या? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दंती दुर्ग। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। विजयनगर के संस्थापक कौन थे जी? हरिहर और बुक्का। विजयनगर के संस्थापक हरिहर व बुक्का। क्लियर है? अब बताओ, पढ़ाई करके तो कभी नहीं आते। राजगृह है ये, हर्यक वंश राजगृह। कई जगह गृहव्रज देखने को मिल जाएगा। चलिए साहब, 98 है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? जल्दी से बताइएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी जी? बस 98 हैं, 3 प्रश्न बचे हैं, अच्छे से मेहनत करके आंसर दे दो साहब। करिए करिए, शाबाश शाबाश। 1900 अभी भी लाइट है जी। नाइन्टी 93 क्वेश्चन ठीक कर दिया है जी। नहीं भैया जी, मेरे को लग रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में शायद एक या आधा गलत हुआ है, और आज ही की क्लास में 2-2 गलत हो गए। ऐसे चलो हो जाता है यार। इसको क्या हो गया माइक को? कोई बात नहीं साहब, ठीक कर दिया है क्लास में आपने, धन्यवाद। देखो, किस पंचवर्षीय योजनाओं में हेराल्ड डेमर मॉडल पर आधारित थी? मैंने आपको क्या बताया था उस दिन कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है जिसकी शुरुआत 1951 से 56 तक हुई थी, इसके अंदर जी भैया कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि पर जोर दिया गया था, और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है जी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना दोनों ही हैं, ऑप्शन सी और डी कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना मैंने आपको क्या बताया था जी? 1956 से 61, ये मैराथन क्लास में बताया था मैंने आपको कि ये पीसी महाल नौबिस मॉडल पर आधारित है जी। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित थी साहब। आज का सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? बताइए जी। हाँ जी, मैडम से झगड़ा हो गया है, गलत कर रहे हो। अरे क्या बात है साहब, वाह। जब आपसे गड़बड़ हो सकती है, हमसे भी गड़बड़ हो सकती है। और आज एक नहीं, आज 2 गड़बड़ हुई है भाई। ये 2 गड़बड़ होते ना, मुझे नींद नहीं आती। अब गड़बड़ हो गई है, दिमाग में वही घूम रहा है कि गड़बड़ हुई कैसे। ससुरी कोई महंगे प्रश्न में गड़बड़ हो गई होती, इतने आसान प्रश्न में गड़बड़ हो गई, वाह जी वाह। मोटिवेशन शायरी ही ढूंढ रहा हूं भाई, है ना? शायरी ही देख रहे हैं जी। चलो जी, पहले देख लेते हैं। देखो साहब, पैगोंग झील मैंने आपको बताया था लद्दाख, सांबर झील राजस्थान, वुलर झील J&K, वेम्बनाड झील केरल, और भारत की सबसे लंबी झील भी वेम्बनाड झील ही है, याद रखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है, और आपकी एक तरह से मिनी मैराथन क्लास थी। टॉप 100 वो प्रश्न जो मुझे लगता था कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम यहां पर लेकर आए हैं। बीच में 2 प्रश्न में मिस्टेक हुई है। एक मैंने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी जो है वो गड़बड़ कर दिया है, और एक ये औरंगजेब जहांगीर वाला है ना, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। वैसे मिस्टेक होती नहीं है, पर क्लास में ठीक हो गया है, अच्छी बात है, सॉरी।
एंड थैंक यू सो मच। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये पक्का एग्जाम में रिपीट होगी, इसीलिए मैंने यहां पे ऐड की है। चलो भाई नंबर 100 आज का लास्ट प्रश्न, जल्दी से बता दो भाई। शाबाश सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है जी। चलो जी, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? फटाफट से आंसर दो साहब। सानिया मिर्जा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है जी। अब मुझे ये बताओ, आपके एग्जाम में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था जी प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन ये किनकी पुस्तक है साहब? ये किसकी बायोग्राफी है? प्लेइंग टू विन का बताओ किसकी बायोग्राफी है, जल्दी से जी। एस अगेंस्ट ऑड्स मैंने बता दिया है सानिया मिर्जा। प्लेइंग टू विन मुझे आप लोग बताएंगे। सर आज लेट हो गए हैं, फोन खराब हो गया था। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला। इसी बात पे डांस भी कर लो भाई। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल है जी, बहुत बढ़िया साहब, शाबाश। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की बायोग्राफी का नाम है जी। ठीक है जी, आज की 100 प्रश्नों की आपकी जो मैराथन क्लास है वो समाप्त हो चुकी है जी। मुझे बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी है आपको। अब देखो भाई, कल ना मैं अपनी मर्जी से क्लास कराऊंगा। कल या तो मैं आपको करा दूंगा जी वर्तमान में कौन क्या है, ये टॉपिक तो मुझे वैसे भी एग्जाम से पहले कराना ही है, वर्तमान में कौन क्या है। या फिर मैं कल आप सभी को रीजनिंग की मैराथन क्लास करवा दूंगा, ठीक है। और याद रखना भाई 26 जून यानी कि परसों आपकी साइंस की मैराथन क्लास होने वाली है। 26 जून यानी कि परसों आपकी साइंस की मैराथन क्लास होगी, तैयार रहिएगा, ठीक है। और आज रात को 10 बजे भी आपकी साइंस की क्लास लेंगे, सभी लोग रेडी रहेंगे। इस क्लास का पीडीएफ तो मैं अपने एप्लीकेशन पर डाल दूंगा शुभम क्लासेस पर, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जाने से पहले अगर कोई भी मेरा भाई ऐसा है जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, एग्जाम से पहले कम से कम आपको 10 से 15 टेस्ट लगाकर जाने हैं। मैं टेस्ट सीरीज पर जोर ही इसीलिए दे रहा हूं भाई कि रिवीजन और टेस्ट सीरीज के बिना आपका सिलेक्शन होगा कैसे। मेरे पास कॉल बाद में अगर आप ये करते हुए मिले कि सर टाइम नहीं मिल पाया, हमारे पूरे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं हुए, या फिर आते हुए प्रश्न अगर गलत करने हैं, बहुत कुछ जो सीखना है वो टेस्ट सीरीज में सीखोगे। सिर्फ आज और कल 2 दिन के लिए फिर से ये 89 मैं चाह रहा हूं कि बस आप लोग लोअर सिलेक्शन मजबूत करो अपना, ठीक है ना। सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं देखना तो मेरी टेस्ट सीरीज भी मत लो भाई। मैं तो सॉल्यूशन के लिए आपको दे रहा हूं, मैंने जो सॉल्यूशन दिए हैं वो अपने आप में प्रश्न है, वहीं से प्रश्न एग्जाम में भी बनेंगे। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 प्लस का टारगेट हमारी टेस्ट सीरीज का है, लगा लीजिएगा। बाकी ई बुक्स अवेलेबल हैं, आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो परचेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। पीडीएफ इसका एप्लीकेशन में डाल देंगे शुभमी क्लासेस पर। आज करवाता हूं साइंस का क्लास, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी परसों मैराथन क्लास साइंस की होनी ही है जी। एक दिन में 2 टेस्ट देता हूं, एक सुबह एक शाम, बिल्कुल जी आपको 2 देने हैं टेस्ट, एक सुबह एक शाम। और रिवीजन करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा साहब। सेशन को बंद करें फिर, अपना सभी ख्याल रखिएगा, विदा लेते हैं, मिलेंगे रात को 10 बजे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।